अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और इस हवाले से खुफिया मुशावरत के बाद अब खुली बहस शुरू हो गई है। पहले खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुजव्विज़ा तरामीम की तफसीलात बताई और फिर आज सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस हुई। आज जब सेनेट के इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र ने 27वीं आईनी तरमीम पर बात की तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपनी तकरीर में कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट में जो बातें की हैं वो हवा में नहीं की हैं, उन पर गुफ्तगू हुई है। हम अब अपने दूसरे इत्तेहादियों से भी बात करेंगे। मेरी तजवीज़ है कि 27वीं तरमीम को पहले सेनेट में पेश किया जाए। अभी हमने अपने लार्जेस्ट लाए हैं, उसके साथ बैठे हैं। मेरे कम से कम 3 राउंड्स हुए हैं, लॉ मिनिस्टर साहब के हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हम अपने दूसरे अलाइज को भी ऑब्वियसली अभी हमने उनको भी ऑन बोर्ड करना है। ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की। ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज चेयरमैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आई थिंक ही हैज एवरी राइट टू ट्वीट। सब ट्वीट करते हैं और अपनी मर्जी से। उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं ऑनरेबल चेयरमैन, वो उन्होंने को हवा में नहीं किए। लेट मी ऑल्सो कन्फेस दिस थिंग। वो उन एरियाज पे बात हुई है। जो भी उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, ही हैज नॉट इंक्लूडेड एनी एरिया व्हिच हैज नॉट बीन टॉक्ड और डिस्कस विद देम। हम पहले इस हाउस में ले हैं बजाय नेशनल असेंबली में के जाने के। को सबको पता है कि जी वहाँ एक नंबर की ज़्यादा गेम होती है और यहाँ जो है यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है और वैल्यू इनपुट बहुत ज़्यादा होती है। किसी चीज़ पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए। ये नहीं होगा। मैं अश्योर करता हूँ ऑनरेबल अली ज़फ़र साहब को। हुकूमत 7 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश करने का इरादा जाहिर कर रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ की खबर के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीमी बिल 7 नवंबर को सेनेट के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ इस बिल का जायजा लेंगी। तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर बाकायदा मौक़िफ़ देंगे और हिकमत अमली बनाएंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI 27वीं आईनी तरमीम को रद्द करती है। आपने अर्ज़ किया 27वीं तरमीम की, हमें खान साहब की तरफ एक्सेस मिलेगा, खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर इस पर इंशाअल्लाह ताला फॉर्मल रिस्पांस हम देंगे। हम अपने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग करेंगे और इस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन 27वीं तरमीम जिस अंदाज में आ रही है, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँ, ये ऐसा वक्त है कि आईन में अगर कोई तरमीम होनी है तो वो कंसेंसस से हमेशा होता रहा है। आल्दो अदलिया हमेशा मुतनाज़ रही है, लेकिन 26वीं तरमीम ने मुल्क में एक दरार पैदा किया हुआ है। अगर ये 27वीं तरमीम आती है तो PTI का क्या लाहेअमल होगा? देखिए, हम तो ज़ाहिर है इसको रद्द करते हैं। हम इस असम्बली के इस्तेहकाक को रद्द करते हैं। कोई तरमीम जो है फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं कर सकती। और जो बात सामने आई है बिलावल भुट्टो की ट्वीट के ज़रिए, वो इंतहाई खौफनाक है। आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। एक बुनियादी अंसर है हमारे आइन का कि अदलिया और इंतज़ामिया में एक फ़र्क है, एक वाज़ेह दूरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आज़ाद अदलिया का जो तसव्वुर है उसको ख़त्म किया जा रहा है। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास भी हुआ है। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदका असर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का पिंडोरास बॉक्स खोला गया है। बिलावल भुट्टो की ट्वीट पर हमें भरपूर तशवीश है। हम आइन की वालादस्ती के लिए अवाम के पास भी जाएंगे और पार्लियामेंट में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। 27वीं आईन तरमीम का पेंडोरा बॉक्स जो है ना खोला गया है। जो बिलावल का ट्वीट आया है, हमें इसके ऊपर भरपूर तरीके से तशवीश है और हम समझते हैं कि पीपल पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है और ये एक टोपी ड्रामा हो रहा है। ये सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने के लिए 7-8 पॉइंट रखे हैं और फिर बीच में जो है ना आखिर में पीपल पार्टी कहेगा कि मैंने तो ये अचीवमेंट कर ली है, मैंने 18 अमेंडमेंट प्रोटेक्ट किया, बाकी कुछ पॉइंट पे ये एग्री कर लेंगे। लेकिन असल में इनके फैसले पहले हो चुके हैं। ये सारा जो है ना लोगों को दिखावे की सब कुछ हो रहा है। एक बात तय है कि हम हर सूरत में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और अपनी बुनियादी हुकूक के लिए आवाम के पास भी जाएंगे। हम पार्लियामेंट में भी अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ये तो जुडिशरी के ऊपर अटैक है। ये तो अमलन तौर पर अदलिया को वैसे भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपाहज किया गया था, अभी तो ख़त्म की जा रही है। इसके अलावा PTI की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुज़ाहमत का फैसला किया है। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम, NFC अवार्ड और अपोजिशन लीडर की तैनाती पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए PTI के अरकान ने सेनेट में एहतजाज का फैसला किया है। जबकि अहम बात यह भी है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM भी 27वीं तरमीम के हवाले से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रही है।
अभी तक MQM को एतमाद में नहीं लिया गया। 27वीं तरमीम क्या है, क्या भला है, हम उससे कतई बेखबर है। इसके अलावा जियो न्यूज़ से बात करते हुए एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि इसी महीने के आखिर तक 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती हुई नजर आएगी। हुकूमत फिर 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रही है और 7 तारीख को कहा जा रहा है कि शायद सेनेट में पेश हो। क्या कमेंट करेंगे? हम तो इंतजार कर रहे हैं, उसमें डिबेट भी होनी है, आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक पास भी होना है। पाकिस्तान के लिए मुस्बत काम हो रहा है, चाहे उसमें इकोनॉमिकल हो, चाहे उसमें फंडामेंटल हो, चाहे उसमें नेशन वाइड हो, चाहे उसमें हमारी डिफेंस लाइन हो। हर चीज़ जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है वो हो रही है और कंसेंसस से हो रही है, प्यार मोहब्बत से हो रही है, एलाइज के साथ मिलकर हो रही है, सारे पॉलिटिशियन ऑन बोर्ड है। कब तक ये मुमकिन है कि सेनेट में पेश की जाए? आपको इस महीने की आखिर से पहले इंशाल्लाह पास होती हुई नजर आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा। शेरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल 27वीं तरमीम के हवाले से ट्वीट किया। हुकूमत कोई बहुत खुश नज़र नहीं आ रही है कि ये ट्वीट किया गया। सीक्रेटली हुकूमत ये मामला आगे बढ़ा रही थी। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुद ट्वीट कर दिया, हुकूमत को नहीं बताया गया था, या हुकूमत ने कहा था कि फ़िलहाल इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करना है? जी शाजिब साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हम मीटिंग में थे जब ये शेयर हुआ है। उन्होंने जब शेयर किया, हम बिलावल साहब भी थे और उन्होंने ड्राफ्ट जब भी हमारे साथ शेयर की है तो हमने कहा ठीक है, अब हम ज़ाहिर है हम चाह रहे हैं कि पार्लियामान में डिबेट हो। ये भी तय हो गया कि स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा दोनों हाउसेस की और वो अपना टाइम लगाएंगे, डिबेट भी होगी। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया और फिर जो खैर है बिल के उसके हवाले से हमने कहा कि क्योंकि ये आईनी तरमीम है तो हम तो उसको हमेशा अपनी पार्टी से पहले कंसल्ट करेंगे, सबकी इज्तिमाई दानिश की बुनियाद पर हम फिर फैसला करेंगे। तो इसीलिए 6 तारीख को पीपल्स पार्टी की यानी परसों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है कराची में। तो उसके बाद फिर जो फैसला साजी होनी है, आइन साजी होनी है, उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हुकूमत को पता नहीं था। ये तो चेयरमैन बिलावल ने कहा था कि मैं ज़रूर शेयर करूंगा, आवाम के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद अपनी पार्टी के भी सीसी में लेके जाऊंगा। जी 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 जी। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी पर दबाव है इस तरमीम के हवाले से, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, जिसमें रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC। क्या पीपल्स पार्टी मान गई है, दबाव में है, क्या मामला है? तो देखिए, बिल्कुल आपने एक तरह से सही फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बेइना पोजीशन रही है और जितना भी हम इसमें लचक दिखाएं, बात यह है कि हमने हमेशा डेवोल्यूशन को अपना एक कलीदी हिस्सा समझा है और ये 18वीं तरमीम के जरिए आपने देखा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल वापस रिस्टोर हुई। तो ये एक भुट्टो साहब शहीद का कानून आइन बनाया हुआ था। ये सबके कंसेंसस से, सबकी इज्तिमाई सोच की बुनियाद पे बना था। इसी तरह आपने देखा 18वीं तरमीम की जो कंसल्टेशंस चली हैं, जितनी भी वो शराकतदारी से हुई और ऑलमोस्ट 1 साल लगा और 90 मीटिंग्स हुई। काफ़ी एक लंबा अमल था, लेकिन वो सिस्टम किसी मतलब एकदम ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ था। तो हमारा तो ज़ाहिर पोजीशन जो भी रही है, मैं अब उस कबल वक्त तो नहीं कह सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी तो अपनी पोजीशन देगी CC की मीटिंग के बाद फौरी तौर पर। बट जाहिर है ये तो मैं कहूँगी कि कोई आके पाकिस्तान के सूबों के हुकूक के, अवाम के हुकूक को कोई यकतरफा कुल्हाड़ी तो नहीं मार सकता ना। मतलब अब तहरीक इंसाफ कह रही है मुत्तफिका होनी चाहिए ऐसी तरामीम और हम इसके हक में नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की जो देरीना पोजीशन है 18वीं तरमीम के हवाले से, डिवोल्यूशन के हवाले से, ज़ाहिर बात तो ये होती थी कि फर्दर किया जाए कि मकामी हुकूमतें हैं वो मजबूत हों। अगर अब बात ये हो रही है कि जो प्रोविंशियल शेयर है उस पर प्रोटेक्शन ख़त्म की जाए, तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है क्या? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई आज और कल में इजाद नहीं हुआ है शाजिब। ये तो आप मुस्तकिल सुनते आ रहे हैं सूबाई वसाइल के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से।
तो मैं अब कबल वक्त तो नहीं, ये पेपर आउट करने की बात तो नहीं होनी चाहिए। बिल के खदोखाल सीसी डिस्कस करेगी, मगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पर तो बिल्कुल क्लैरिटी है हमारे यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि हुकूमत भी हमारी पोजीशन समझती है और उनको भी देखना पड़ेगा। हम उनके इत्तेहादी हैं, लेकिन हमारी अपनी एक शनाख्त है और अपना एक सियासी मंशूर और तशख़्ख़ुस है, जिससे तो जाहिर है हम अलग नहीं हो सकते ना। तो ये तो हमारा एक बुनियादी हिस्सा है आइन साजी का, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम से चल रहा है, उसको हमने रिस्टोर किया है। तो एकदम तो खड़े होकर पीपल्स पार्टी ने बगैर डिस्कशन के, बगैर किसी अमल के जिस पर कंसेंसस हो, वो तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा ना। तो हम बिल्कुल सीसी में ये अपनी पोजीशन डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं जिस पर हमें अपने सीनियर मेंबरान की राय लेनी है। एक हम जो भी आप कहने, हम एक जमहूरी पार्टी हैं और बड़े इक़दामात खासतौर से आईनी तरामीम कभी हम अकेले या एकतरफा तौर पर नहीं करते जी। मगर हुकूमत ने पार्लियामेंट में लाने का ऐलान कर दिया, उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि आप अपनी सीईसी से अप्रूवल ले लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ये अज्यूम कर रही है कि आप लोग राजी ही हैं और हो जाएंगे? नहीं शाहजेब, हमने उनको कहा था कि आप बेशक पार्लियामान में ले आए। पार्लियामान में तो बिल मेरा तो एक बिल साल भर पड़ा रहा, आगे पीछे होता रहा, ये तो नहीं होगा। लेकिन अक्सर और बेशतर दोनों हाउसेस के दरमियान 2-3 हफ्ते, महीना लग जाता है। खैर जो भी हो, मैं तो ये नहीं, मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रही, लेकिन हमारा ये जरूर कहना है कि हम सीसी जल्द अज जल्द करते हैं। जैसे ही सदर मुमलिकत और अब चेयरमैन बिलावल भी इस वक्त कतर में हैं, तो वापस आएंगे तो जैसे ही उस दिन आ रहे हैं हम लोग सीसी कर रहे हैं। और जो भी हमारे पास खदोखाल होंगे हम पार्टी को पेश भी करेंगे, पार्टी अपनी राय देगी, हम उसे पब्लिक करेंगे। फिर पार्लियामान में जो मसवदा आता है उसको हमने ये भी तय किया है हुकूमत के साथ कि वो कमेटियों में जाएगा जी। कमेटी मतलब नेशनल असेंबली, ये भी नहीं होगा कि एक हाउस की कमेटी ने कर लिया, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि सेनेट की कमेटी थोड़ी सी, वहाँ लॉयर्स ज़्यादा हैं, उसमें जाए। तो दोनों हाउसेस की कमेटी इंशाल्लाह या तो ज्वाइंटली या अलग अलग करेंगी, मगर अभी तक ज्वाइंटली की सोच है। तो वो अपना टाइम पूरा करें, वो रिपोर्ट बनाएं अपनी, जिसमें हर पार्टी मौजूद होती है, उसमें पीटीआई के भी मेंबरान हैं। अब पीटीआई को खुद तय करना होगा जी कि वो किस साल में कभी सुबह हाँ करते हैं, शाम को ना करते हैं, हाउस में आके शाउट करते हैं, फिर खुद माइक लेके बैठ जाते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो आइन साजी, कानून साजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई तामीरी काम करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ से रीशेप करना चाहते हैं अपने वोटों से, तो फिर वो कमेटियों में आके काम करें कंस्ट्रक्टिव। लेकिन वो अभी तो कमेटियों में है नहीं। अब हमने तो कभी हमको कमेटी से नहीं निकाला है, तो हमारे यहाँ तो कमेटियाँ काम करेंगी और ये सारा पब्लिक आय में होगा। चेयरमैन बिलावल की ट्वीट तयशुदा थी कि वो ज़रूर बताएंगे और शेयर करेंगे। मुझे नहीं पता कितनी उसकी खदोखाल की बात हुई थी, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट सम, इट वाज नो सरप्राइज टू एनीबॉडी जी। और मुझे बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। अब मसला ये कि आईनी बेंच बना 26वीं तरमीम के तहत, और ज़ाहिर उस पर तमाम जमातों को एतमाद में लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब माने, उस आईनी बेंच के बाद भी सवाल उठ रहा है, और जो 26वीं आईनी तरमीम में चीज़ें हुई कि अदलिया की आज़ादी पर बहुत ज़्यादा कदगने लग गई हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्या पीपल्स पार्टी तैयार है इसके लिए? देखिए, फिर मैं शाहजेब आपसे कहूँगी कि उस वक्त भी ये हमारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अग्रीमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेंगे। मियाँ साहब और मोहतरमा शहीद ने जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का साइन किया था मसवदा, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो हमने ज़ाहिर है जब ये 26वीं तरमीम हुई तो उसमें भी एक रह गई थी खलिश कि ये कि देखिए नहीं हुआ, जो वो बेंच पे आ गया, लेकिन हमारे दोनों पार्टीज का बुनियादी हिस्सा था मीसाक़े जमहूरियत का कि ये ज़रूर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब फिर मैं कहूँगी कि हमारा ज़ाहिर है चेयरमैन बिलावल ने इस पर कहा भी है, रेफरेंस भी दिया है, लेकिन ये सारे फैसले मुसवदा के साथ पीपल्स पार्टी जब देखेगी उसके मोटे मोटे खदोखाल, उस पर डिस्कशन होगा, डिसीजन होगा, हम फिर रिले करेंगे और हम अपना काम ज़रूर
कमेटीज में और पार्लियामान में तामीरी तौर से अदा करेंगे जी, किरदार अदा करेंगे पूरा। जैसे एक ट्रांसफर ऑफ जजेस के हवाले से भी तरमीम की बात हो रही है, और जब हमने कल भी हुकूमत के आगे सवाल रखा तो हुकूमत इस बात का दिफा ज़रूर करती नजर आई, मगर इसमें मसला यह है कि ट्रांसफ़र तो जजेस की पहले ही हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब क्योंकि उस ट्रांसफ़र में जज की कंसेंट लाजमी है और ये कंसेंट का लफ्ज़ हटाने की बात हो रही है, तो फिर तो आज नून लीग हुकूमत में है, आप उसके ज़ाहिर साथ ज़रूर खड़े हैं। अगर हुकूमत में मिनिस्ट्री आपके पास नहीं भी हैं, कल को अपोजिशन में सब हों, अगर हुकूमत के हाथ में आ गया कि कोई जज अगर उन्हें नहीं पसंद या उनके हक में फैसले नहीं दे रहा, वो उसकी ट्रांसफ़र कर दें उसकी मर्जी के बगैर, तो ये तो अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये शाहजेब, हम हमेशा पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार ये है कि आइन जब या कानून जब बनते हैं, स्पेशली आइनी जो होते हैं स्टैट्यूट में, तो वो तो देखिए कोई एक दिन के लिए नहीं होता और एक हुकूमत के लिए नहीं होता, ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम के लिए होता है। चले उसके लिए आप आगे जाके अमेंडमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशन तो ये होता है कि आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो या आप किसी सूरत में हो, ये एप्लीकेबल यूनिवर्सैलिटी उसकी जरूरी होती है हमारे लिए ना। तो इसमें जरूर सीसी देखेगी कि क्या, अब आप तो मफरूजों पर बात कर रहे हैं ना, जब आएगा हमारे सामने कि ट्रांसफर ऑफ जजेस का क्या है और उसका वो जेसीपी का क्या रोल है उसमें वगैरह, तो हम ये सारा देखेंगे तब ये बात होगी। अभी तो इस कबल वक्त के मैं कह दूं कि जी किसका कंसेंट होगा किसका नहीं होगा, मतलब यानी कि नथिंग इज फाइनल। ये कहा जा सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो चीज़ें अपनी ट्वीट में बताई हैं वो हुकूमत के प्रपोजल हैं, बट नथिंग इज फाइनल। पीपल्स पार्टी इस पर रेजिस्ट भी करेगी, अपने प्रपोजल्स भी देगी, डिबेट भी होगी, नथिंग इज फाइनल। जी देखिए, अभी कैसे कानून साजी इतनी अहम फाइनल पहले से तो तय नहीं हो सकती ना। हमने पार्लियामान में फ्लोट करना है, लेके जाना है, पहले तो सबसे पहले तो हमने अपनी पार्टी में इसका डिस्कशन करना है, जैसे हमारा तरीका है। ये कोई हम डिसरप्टिव बात नहीं कर रहे या कोई नई बात नहीं कर रहे शाहजेब साहब, ये हमेशा हमारा तरीका है। ये चेयरमैन ने इंसिस्ट किया है कि ये इसी तरह होगा। हर आइन साजी जो खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे अपने प्राइवेट मेंबर्स जो बेजरर बिल्स भी होते हैं, वो हमारी एक लेजिस्लेटिव कमेटी है जॉइंट हाउसेस की, जो एनए और सेनेट की, उधर भी हमारे अपने बिल्स भी उसके थ्रू जाते हैं कि पार्टी पॉलिसी के कोई इसमें ऊंच नीच ना हो, इसके खिलाफ ना हो और कोई चीज इम्प्रूवमेंट करनी है तो हम सारे और कुछ गवर्नमेंट बिल भी हम इस तरह लेके आते हैं और फिर उसमें अमेंडमेंट करके हम आगे देते हैं। तो हमारा डिसिप्लिन काफी ठीक ठाक है और हमारी जमहूरी रिवायात भी कानून साजी के हवाले से बहुत स्ट्रांग है जी। बहुत शुक्रिया सेनेटर शरीन रहमान साहब की गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर उसकी तफसीलात आपके सामने रखी। गुज़िश्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और फवाद चौधरी ने लाहौर के अस्पताल PKLI में तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और दावा किया कि शाह महमूद कुरैशी समेत PTI की असीर क़यादत का मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ दर्जा हरारत नीचे लाने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद इतवार को तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और फिर आज मीडिया से बात करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने वजाहत से कहा है कि मुलाकात उनकी मर्जी से नहीं हुई, ये लोग अचानक से अस्पताल के कमरे में आ गए थे। महमूद साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि वो इमरान खान के वफादार हैं, वो पार्टी के साथ खड़े हैं, ये मुलाकात उनकी ईमा से नहीं हुई, इन लोगों को एक तरह से उन पर मुसल्लत किया गया, वो अचानक उनके अस्पताल के कमरे में आ गए, उनको भेजने वालों ने उनको भेजा। तो शाह महमूद साहब ने इस तासुर की नफ़ी की कि उनका इन लोगों से कोई ताल्लुक़ था या उनकी ईमा से ये लोग आए। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो भी ये लोग आए ये इनका अपना फैसला था, इनके पीछे जो पुश्तपनाह है उनका फैसला था, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। हफ्ते को जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने साबिक रहनुमाओं के दावों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 1-1.5 साल के दौरान इस तरह का चूरन बेचने की कोशिश की गई, इसको कोई पजीराई नहीं मिली। इस तरह के लोगों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही पार्टी को इससे कोई फ़र्क पड़ता है।
कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसके लिए तैयार है कि सियासी दर्जारत कम हो, एक स्टेप हम पीछे लें, हुकूमत एक कदम आगे ले ताकि मामलात को रिजॉल्व किया जा सके। और वो कहते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उसके बस में कुछ नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि फिर आपकी जो पोजीशन है वो चली जाएगी और जिन लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे वो भी खत्म हो जाएगा। पिछले 1.5 साल के दौरान इस किस्म का चूरन बेचने की कई दफा कोशिश की गई है और इन्हीं लोगों और इसी तरह के कैरेक्टर्स की तरफ से की गई है और उसको कोई पजीराई नहीं मिली। अडयाला भी इनमें से लोग जाते रहे रेगुलर खान साहब की पेशियों पे, बाहर निकल के इसी किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही, मगर खान साहब की तरफ से भी इस किस्म के जो नैरेटिव्स थे उनको कोई पजीराई नहीं मिली। हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जिस दिन आपकी मुलाकात हुई उसके बाद भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने सलमान अकबर राजा साहब को बताया है कि ये लोग खुद आ गए थे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इनके पीछे जो पुष्टपना है उनका फैसला था, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, उनकी जो जमहूरी जद्दोजहद है मैं उसका हिस्सा हूँ। उनके वकील भी नफ़ी कर रहे हैं कि शाह साहब तो हैरान रह गए आप लोगों को देखकर। शुक्रिया शाहजेब, मुझे भी आप जब प्रीफैक्स दे रहे थे तो मुझे इस वक्त एक शेर याद आया कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है कि ये कहीं चमन को जला न दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है कि ये कहीं चमन को जला न दे। तो ये तो बेचारे ये खुद ही चमन को जलाने में लगे हुए हैं। जब हम गए तो शाह महमूद कुरैशी की बहनें और उनकी भांजियाँ और उनकी इमीडिएट फैमिली अंदर बैठी हुई थी कमरे में। उन्होंने हमें 2 मिनट इंतज़ार करने को कहा, फिर उन्होंने अपनी फैमिली को बाहर निकाला, फिर उन्होंने हमें बुलवाया, फिर हम अंदर जाके बैठे और फिर हमारी एक बहुत ही यानी जैसे बिछड़े हुए साथी से मिलते हैं आप बड़े अरसे के बाद, या तो उस तरह की मुलाकात हमारी, जज्बाती मुलाकात हमारी उनसे हुई। और पहले उनकी सेहत के बारे में बातचीत होती रही, फिर शाह जी को अपने अदवार पीपल्स पार्टी के कुछ याद आए, बेनज़ीर के 1-2 किस्से उन्होंने सुनाए और फिर वो हम मुद्दे पर आए कि जी अब इस आगे कैसे आप समझते हैं कि चलना चाहिए। जो चीज़ हम सोच के गए थे वही 100% शाह जी ने अपने जहन की अक्कासी की। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ये बात करने गए कि आप इमरान खान को रिप्लेस कर लें। शाह जी क्या कोई पूरी पार्टी मिलके इमरान खान को रिप्लेस नहीं कर सकती? इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है, बात ख़त्म, फिनिश्ड। तो ये बार बार आके क्यों कहते हैं कि शाह जी इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे? तो सभी खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ। हम तो शाह जी को नहीं कहने गए कि आप इमरान खान को छोड़ दें, ना शाह जी ने ऐसी कोई बात की। जो बात हुई वो पॉलिसी के ऊपर हुई। इमरान खान भी इंसान है, इमरान खान से भी गलत पॉलिसी बन सकती है, गलती हो सकती है, वो कोई और चीज़ तो नहीं है ना, इंसान ही है। यानी गलतियों से पाकज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। तो अगर हम कोई चीज़ अकल की बात हम कर सकते हैं, अगर हम अपनी अकल के मुताबिक, हो सकता है हम गलत हो सकता है इमरान खान की पॉलिसी ठीक हो कि टकराव की सियासत ही वाहिद रास्ता है, मुमकिन है वो इमरान खान का फैसला है वो करें। लेकिन हम तो राय लेने गए थे शाह जी की और अपनी राय देने गए थे। हमारी राय देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शाह जी ने कहा जी हमने 6 महीने पहले हमने ख़त लिखा था और ख़त में बनवान यही बात लिखी थी कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने की ज़रूरत है, टेबल पर बैठ के बात करने की ज़रूरत है। उस वक्त भी शाह जी को गद्दारी का लेबल लगा था कि जी ये तो डर गए, गद्दार हैं, फलाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आप जेल में हैं और अगर आपकी 2 साल बाद भी 2 केसों में बेल हो जाती है 20 में से, तो आप 20% गद्दार साबित हो गए। शाह जी की 3 केसों में बेल हो गई तो वो 60% गद्दार हो गए हैं, बाकी 40% उनकी रह गई है। जब हो जाएगी तो वो 100% गद्दार हो जाएंगे वो भी। और ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं जो 2 मिनट के लिए भी खुद जेल नहीं गए। ये शेख वकास अकरम जैसे लोग जो सारा टाइम केपी हाउस में छुपे बैठे रहे, लोगों को कहते रहे कि गोलियां खाओ जाके, उनके बच्चों को वहाँ डी चौक के ऊपर, खुद वहाँ छुपे बैठे रहे, निकले ना बाहर आके गाय खाएं गोलियां, लाएं अपने बच्चों को सामने। ये और ये जो सलमान अकबर राजा साहब का बयान है, मैं सुन के हैरान हूँ कि मतलब इस कदर कोई आदमी झूठ बोल सकता है, इस कदर गलत बयानी से काम ले सकता है। शाह जी की बेटी से बात हुई मेहरबानों से, मेहरबानों ने भी कहा कि जी हमारी फैमिली की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई, वी आर वेरी हैप्पी कि आप लोग आए, मिले, क्योंकि शाह जी से तो मिलता कोई नहीं है। ये हमें कहते थे कि जी हम बंदोबस्त करा के जाते हैं ISI से मिलने के लिए।
अब कैसे लाइनें लग गई पीटीआई की वहाँ पे मिलने के लिए? ये कौन से ऐसा से एमआई से बंदोबस्त करा के गए थे? नाम बताए ना मुझे, किससे कहलवा के गए थे? क्यों मिलने दिया इनको पुलिस ने क्यों नहीं रोका? सो देर आर वेज, अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं जाके। कौन से वेज है? नहीं है वहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ कि यहाँ कोई जगह का बच्चा पर नहीं मार सकता। वो कौन से वेज हैं जिसके जरिए आप मिले? किसका इनिशिएटिव था? आप लोग कैसे मिले? क्योंकि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तो ये इल्जाम लगा रही है कि आप लोग गए नहीं थे, भेजे गए थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भेजे गए थे। अब इनको मेरे पास तो कोई जरिया नहीं है इनको ये बताने का कि नहीं भेजे गए थे। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चलते हैं। महमूद भाई से और फवाद चौधरी से हमारी बात हुई, हमने आपस में तय किया कि चलो चलते हैं, कोशिश करते हैं मिलने की। मुमकिन है महमूद भाई ने किसी को कहा, उनके ताल्लुकात हैं एजेंसियों से भी, दूसरों से भी उनके मामलात हैं, मुमकिन है उन्होंने कहा, मुझे आई एम नॉट प्रिवी टू इट। बट हम जब गए तो हम पहले कोट लखपत जेल गए, हमने एजाज चौधरी से मुलाकात की, जाहिर है कि किसी के थ्रू बातचीत हुई होगी। उसके बाद हम गए, जब यहाँ गए तो हमें पुलिस ने बाकायदा रोक के उन्होंने कहीं से क्लियरेंस ली। उन्होंने जब जो हमारी दो तरह की फुटेज है, एक है जब हम कमरे से बाहर निकल रहे हैं और एक है जब हम काउंटर पे खड़े वेट कर रहे हैं, जिसमें मेरी तस्वीर वाज़ेह है। तो जहाँ काउंटर पे खड़े वेट कर रहे हैं वहाँ उन्होंने हमें 5-7 मिनट 10 मिनट रोका। उसके बाद फिर जाके उन्होंने शाहजी को मैसेज किया, फिर शाहजी ने हमें 2 मिनट रुकवाया कि अपनी फैमिली को, उन्होंने जो ख़वातीन थी उनको, पर्देदार ख़वातीन थी उनको उन्होंने बाहर निकलवाया, फिर हमें अंदर बुलवाया। सो वी वेंट थ्रू अ प्रोसेस। ऐसा नहीं था कोई प्रोटोकॉल लगा हुआ था, रेड कारपेट रिसेप्शन में। मतलब अगर ये जो क्लियरेंस है, पहुंच गए ऊपर, ये जो क्लियरेंस है, अगर महमूद मौलवी साहब ने, अगर किसी ने भी क्लियरेंस भी ली है आप लोगों की मुलाकात के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके जाने की क्लियरेंस ली है, या आप लोगों की बात क्या होगी, क्या बात करेंगे, क्या अल्फाज होंगे, क्या पैगाम पहुंचाया जाएगा, इसकी भी क्लियरेंस लेके गए थे आप? ये तो हमने किसी से शेयर ही नहीं किया था कि हम क्या बात करने जाएंगे। हमने तो कहा था हम शाहजी से मिलने जा रहे हैं, बीमार हैं, उनकी खैरियत पूछने जा रहे हैं। तो हम अगर शाहजी से मिलने गए और हमने वहाँ, ज़ाहिर जब जाएंगे सियासी लोग हैं, बैठेंगे, बात सियासत पे भी होगी। एंड आई वेंट विद एन एजेंडा। मैं तो ये एजेंडा लेके गया था कि मैं शाहजी से बात करूंगा कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड कैसे होना चाहिए, और आप मानते भी हैं कि टेम्परेचर्स को नीचे आना चाहिए कि नहीं। सो इत्तेफाक से शाहजी ने ही वो बात पूरी हमसे की कि जी टेम्परेचर्स को ऐसे नीचे लाना चाहिए, हमें बातचीत का आगाज़ करना चाहिए, हमें हुकूमत से बात करनी चाहिए, हमें अपोजिशन से बात करनी चाहिए, हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। मतलब अब जिस तरह पीटीआई रीड कर रही है, अब ज़ाहिर एक तो शेख वकास अकरम साहब ने जो बात की, हम फिर बताते हैं, शेख वकास अकरम साहब को मुतअद्दिद दफ़ा प्रोग्राम में बुला चुके हैं, वो आना चाहें अपना मौक़िफ़ अभी भी दे सकते हैं। हमने सलमान राजा साहब को भी बुलाया, वो कह रहे हैं कि ये जो चूरन है ये पहले भी बहुत बेचने की कोशिश की गई है, इसको कोई पजीराई नहीं मिली। अब इसमें जो बात सही है वो ये है कि फवाद, आप लोगों की तो नहीं है एक्सेस, मगर फवाद चौधरी साहब तो मिल चुके हैं दरमियान में अडियाला में अपने केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब से, उनसे बात भी कर चुके हैं। अगर बात समझ में आनी होती तो इमरान खान साहब को उनकी समझ में आ गई होती, आप लोगों को अब शाह महमूद कुरैशी साहब को अप्रोच करने की ज़रूरत ना करनी पड़ रही होती। तो आप जिम्मेदार तो पार्टी को ठहराते हैं, मगर फवाद चौधरी साहब तो मिले हैं, और एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा मिले इमरान खान साहब से, वो कन्विंस कर लेते उन्हें। देखिए, क्योंकि हम पार्टी छोड़ गए थे या छुड़वा दी गई थी, तो उस पर ज़ाहिर है कि इमरान खान नाला होंगे पार्टी से, हमसे, और उनका बनता भी है नाराज़ होना, और उनका ट्रस्ट भी हम पे कम हुआ होगा या ख़त्म हो गया होगा। सो शाह महमूद कुरैशी अगर एक ऐसी शख्सियत हैं, या एजाज चौधरी हैं, या बेगम यास्मीन राशिद, या मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, ये 4-5 लोग, 6 लोग जिनके मैंने आपके नाम लिए आपके सामने, ये वो लोग हैं जो अभी तक इमरान खान का ट्रस्ट एंजॉय कर रहे होंगे होपफुली। और क्योंकि इन्होंने जेलें काटी हैं, सख्तियाँ झेली हैं, पार्टी से हिले नहीं, और ये वहाँ खड़े रहे अपनी जगह पे, राइट और रॉन्ग वट एवर दे फील, वो उनकी फीलिंग्स को छोड़ दें कि वो समझते हैं कि जी ये मामला ख़त्म होने चाहिए। मज़ीद पार्टी जो है वो तसादुम की सियासत की मार नहीं खा सकती, बहुत मार खा ली हमने, वो सब परेशान हैं, ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो अगर इमरान खान से वो लोग ये बात करेंगे तो ज़ाहिर है इमरान खान हैव टू लिसन टू इट। वो फैसला चाहे उसके ख़िलाफ़ करें, लेकिन वो सुनेंगे तो सही उनकी बात, वो करेंगे तो सही उनकी बात। तो हमारी तो इतनी ही कोशिश है, और मुझे नहीं समझ आती कि कौन कोशिश क्यों है, क्योंकि देखें ये कोशिश क्यों है। एक तरफ पार्टी में हॉक्स हैं जिन्हें लगता है कि जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसके बाद पार्टी में एक नई एनर्जी आएगी, वो एक नई कैंपेन लॉन्च करेंगे, इस्लामाबाद के ऊपर प्रेशर होगा और वो इमरान खान साहब की रिहाई का नतीजा निकालने में कामयाब होंगे। एक तरफ ये रहा है। आप लोगों को क्या लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा, इससे और मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि कोई और रास्ता निकले?
मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, और बल्कि और मेरा ख्याल है कि मुश्किलात और सख्तियाँ तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ जाएं और मामलात संगीन हो जाएं। तो लिहाजा अगर हमारे पास देखें, जब हम इमरान खान के साथ हम बैठते थे ना, तो हम एक डिबेट करते थे, और कई बार इमरान खान की जो बात थी उसको हम नहीं मानते थे, यानी मेजॉरिटी फैसले से खान साहब जब वोट कराते थे मेजॉरिटी फैसले में उलट देते थे हम कि नहीं ये ऐसे नहीं होना, ये जलसा नहीं होना, या ये फ़लानी मूव ऐसे नहीं होनी वैसे होनी है। और कई बार हम सही साबित होते थे, कई बार हम गलत साबित होते थे। हाइंडसाइट में तो आप बता ही सकते हैं कि क्या चीज़ ठीक थी क्या गलत थी। यहाँ पे मुझे लगता है कि इस चीज़ का फुकदान है। हर शख्स सिर्फ इमरान खान को खुश करने में लगा हुआ है। वो सिर्फ जाके खुशखबरी सुनाते हैं, जी करोड़ों बंदा तैयार है, मैं तो जिधर से गुजरता हूँ लोग बस कहते हैं खान को बोलो एक इशारा करे, बस हाजिर हाजिर लहू हमारा, ऐसे वैसे। और जब वक्त आता है तो ये सारे गायब हो जाते हैं। अब ये शेख वकास अकरम ये कहाँ की पैदावार है? इनकी 30 साल खिदमत है पीटीआई के लिए। ये क्या पीटीआई की फ़िलासफ़ी में पूरे उतरते हैं? ये क्या नया पाकिस्तान बनाने आए थे? कौन है ये तो पीपल्स पार्टी के टाउट थे, वहाँ से उठ के इधर आ गए, बस आके इधर से अली अमीन गंडापुर के हाथ पकड़ा और उधर से वहाँ जाके सीएम हाउस में बैठ गए। उसके सीएम हाउस से तो निकलते नहीं है वो। So he does not represent PTI. Whether I represent PTI or not, it does not matter. He does not represent PTI. अच्छा, मगर ये फैसला भी इमरान खान साहब ने करना है ना। इमरान खान साहब ने उनको तर्जुमान बनाया हुआ है। कोशिश भी ना करें। अच्छा, ये भी फैसला इमरान खान साहब ने करना है कि कौन रिप्रेजेंट करेगा कौन नहीं। अगर वो नहीं निकलते, नहीं आते एहतजाज में, मगर उन्होंने बनाया हुआ तर्जुमान। नहीं सर, इमरान खान साहब पीटीआई के लिए तो फैसला कर सकते हैं कि पीटीआई के तर्जुमान ये है और अच्छा है या बुरा है, ये तो वो फैसला कर सकते हैं। मेरे दिल का फैसला तो वो नहीं कर सकते ना, मैं नहीं मानता इसको, या और हज़ारों लोग पीटीआई के वर्कर्स ऐसे हैं आप तो है नहीं ना पार्टी में, आपके ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? खान साहब ने लगाया है, आपको पता है पार्टी के अंदर इमरान खान जो कहते हैं उसी से फर्क पड़ता है। की भी बात कर रहा हूँ शाहजेब। मैं अभी आज इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। मैं पीटीआई के बड़े सीनियर लोगों से मुलाकातें आज भी मेरी हुई हैं, कल भी मेरी होनी है, और आप यकीन माने कि सब के सब इस फार्मूले के हामी हैं कि जी टेम्परेचर्स को नीचे लाना चाहिए और हमें अब बातचीत का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक नॉर्मल सियासी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं कि हम सियासत भी करें और नॉर्मली ये जो जितने रहनुमा हैं, जैसे आपकी भी बात हुई है, इमरान खान साहब तो कहते हैं उन्होंने इदारों से ही बात करनी है, इदारे बात करने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों के पास और इन रहनुमाओं के पास क्या रास्ता है कि बातचीत का इसके ज़रिए टेम्परेचर नीचे लाया जाए? बातचीत तो वहीं से होगी। अगर तो इमरान खान साहब तैयार होते हैं टेम्परेचर्स को नीचे लाने के लिए और इदारों के साथ बात करने के लिए, तो फिर हमारा सेकंड फेज़ होगा कि हम फिर इदारों की तरफ देखेंगे कि जी अब आप बताएं, उधर से तो तैयारी है। वो इमरान खान साहब तो बहुत दफ़ा कह चुके हैं, जो है वो खान साहब तो के तावन की भी जरूरत पड़ेगी। खान साहब तो बहुत दफ़ा कह चुके हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं, फिर कहते हैं बात भी इन्हीं से करूंगा, हुकूमत से तो करूंगा ही नहीं। वो तो बारहा कह चुके इस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं है। तो पहले तो आपको इदारों से पूछना पड़ेगा कि वो बात करने को तैयार है या नहीं है, या आप पूछ चुके कर रहा हूँ ना। मुमकिन है कि खान साहब वो इस्टेब्लिशमेंट ही तैयार ना हो बात करने के लिए, और हमारी पूरी कोशिश जो है, ये काबिज जो है, ये औंधे मुँह नीचे गिर जाए। मुमकिन है कि वो राज़ी हो जाए, लेकिन पहला फरीक तो राज़ी हो। पहले तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि वो बातचीत का रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे, वो मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। अगर तो वो मुज़ाहमत का रास्ता छोड़ के बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं और इसको इस बेहतरी समझते हैं या कोई पॉलिटिकल इसके अंदर समझते हैं कि उनकी जीत हो सकती है, तो अगर वो इस पर तैयार हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ भी बात करेंगे। आई डोंट नो कि हमारी कोशिश 100% कामयाब होती है, 50% होती है या नहीं होती, सिरे से ही नहीं होती। मुमकिन है बिल्कुल ही ना हो सकता है, इट्स ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बट वी आर ट्राइंग, और पूरी सिंसेरिटी के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। और जो दोस्त पीटीआई में समझ रहे हैं कि हम उनको रिप्लेस करने आ रहे हैं या हम अपनी जगह बना रहे हैं, खुदा के वास्ते आप अपनी जगह पे कायम रहें और खड़े रहें जहाँ पे आप खड़े हुए। कोशिश करें कि आप जो इमरान खान की आपसे तवक्कुआत हैं उसे पूरे उतरें। बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब की गुफ्तगू सुनी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट पर रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने की वजह से पाबंदी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सवाल किया कि जिन अथॉरिटीज़ ने आना था वो कहाँ हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपके 24 मार्च के ऑर्डर के बावजूद मुलाकात नहीं हुई। आज मंगल है, इमरान खान से मुलाकात का दिन है। मैंने इमरान खान से मिलकर इस केस से मुताल्लिक हिदायत लेनी है, और मुलाकात के केस में जो लार्जर बेंच का ऑर्डर आया है वो अभी हमें मिला नहीं है। जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि मैंने दस्तखत कर दिए हैं, ऑर्डर आप ले लें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पहले हम बहुत से ऑर्डर्स की कॉपियां लेकर गए हैं लेकिन अमल नहीं हुआ। आज देखते हैं इस ऑर्डर पर अमल होता है या नहीं। समाअत के दौरान जेल हुक्काम ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी, जबकि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरी इमरान खान तक रसाई नहीं है,
हिदायत लेने के बाद ही जवाब दे सकता हूँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच के हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही, जिसे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि जेल हुक्काम सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात यकीनी बनाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज मुलाकात का दिन है, आज ही मुलाकात कराने का हुक्म दें। जिसे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि आज हो या आइंदा मंगल मुलाकात हो जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्तदा है कि आज ही मुलाकात के लिए ऑर्डर में लिख दिया जाए। जिसके बाद जिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि जेल हुक्काम आज ही इमरान खान से सलमान अकरम राजा की मुलाकात यकीनी बनाएं और डिप्टी अटॉर्नी जनरल और स्टेट काउंसिल फ़ोन कॉल पर जेल हुक्काम को आगाह करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपके पिछले ऑर्डर से तो हमें मुलाकात नहीं करने दी गई, आज फिर कोशिश करके देख लेते हैं, कोशिश जारी रखेंगे, किसी दिन तो दरवाज़ा खुलेगा। पिछले 7-8 माह से मुसलसल अदालती हुक्म की तौहीन की जा रही है। अदालत ने सलमान अकरम राजा को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इसके अलावा आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में भी जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने लिखा कि फुल बेंच ने 24 मार्च के फैसले में मुलाकातों से मुताल्लिक तरीक़ाकार वाज़े तय कर दिया था। सलमान अकरम राजा के मुताबिक मंगल का दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन है, इसलिए डिप्टी अटॉर्नी जनरल जेल हुक्काम को ये पैगाम दें कि वो सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात यकीनी बनाएं ताकि वो इस केस के हवाले से हिदायत लें। अदालती कार्रवाई के बाद सलमान अकरम राजा अडियाला जेल गए, मगर आज भी उन्हें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। मीडिया से बात करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने अदालती हुक्म जेल हुक्काम को भेज दिया है, अदालत ने मुलाकात कराने का कहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे हवाले से खुसूसी ऑर्डर किया है कि मेरी मुलाकात कराई जाए। वो ऑर्डर मैंने एजाज साहब को भेज दिया है, व्हाट्सएप कर दिया है, लेकिन इनकेल में है, ये जानते हैं। वहाँ पे एडवोकेट जनरल के दफ्तर का अमला मौजूद था, एडिशनल एडवोकेट जनरल मौजूद थे। उनको ऑर्डर में जस्टिस अरबाब साहब ने डायरेक्शन दी है कि जेल के हुक्काम को बता दें कि ये ऑर्डर आज किया। मगर सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा जेल आने वाले पार्टी रहनुमा अली ज़फ़र और हामिद खान को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ इमरान खान की बहन उज़्मा खान को मुलाकात की इजाज़त मिली। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अमेरिका की कई रियासतों और शहरों की तरह आज न्यूयॉर्क के शहरी भी नया मेयर मुंतखब करने के लिए वोट डाल रहे हैं। न्यूयॉर्क का इलेक्शन इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी जीत के करीब नजर आ रहे हैं और अगर वो मुंतखब हो गए तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम सोशलिस्ट, जनूबी एशियाई और सबसे कम उम्र मेयर होंगे। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा से है। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने सितंबर में अपने दोबारा इंतखाब की इलेक्शन मुहिम मुअत्तल कर दी थी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ज़ोहरान ममदानी को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई है, जबकि उन्हें अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स के अलावा मुख्तलिफ अहम सियासी शख्सियात की हिमायत भी हासिल है। इसके अलावा बड़ी तादाद में नौजवान उनके हामी हैं और मुस्लिम और एशियाई वोट उन्हीं के हक़ में जाता दिखाई दे रहा है। ज़ोहरान ममदानी क्योंकि इसराइली पॉलिसियों और नेतन्याहू पर शदीद तनकीद करते हैं, इसलिए उन पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा, मगर बहुत से यहूदी ग्रुप्स ने ना सिर्फ उनकी हिमायत की है बल्कि उनकी इंतखाबी मुहिम भी चलाई है। बाकायदा इलेक्शन के लिए पोलिंग आज हो रही है, लेकिन जो लोग पोलिंग डे पर वोट डालने नहीं आ सकते उनके लिए कुछ दिन पहले से पोलिंग की सहूलत दी जाती है। इब्तिदाई पोलिंग में ज़ोहरान ममदानी एंड्रयू कोमो से आगे हैं, जो ज़ोहरान ममदानी से पार्टी के प्राइमरी मुकाबले में हारने के बाद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी को कई बार कम्युनिस्ट कहकर सख्त तनकीद की है और धमकी दी है कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए तो उन्हें फंड्स नहीं मिलेंगे। और अब हैरत अंगेज़ तौर पर ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत करने के बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो की हिमायत कर दी है, जो कि ट्रंप के सख्त मुखालिफ रहे हैं। इस पर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि ट्रंप ने सिर्फ इसलिए कोमो की हिमायत की है क्योंकि वो न्यूयॉर्क शहर और उसके लोगों के लिए बेहतरीन मेयर नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत के लिए बेहतरीन मेयर होंगे। मेयर की दौड़ में अब तक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा तीसरे नंबर पर हैं। इब्तिदाई वोटिंग 25 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर को ख़त्म हुई, जिसके दौरान रिकॉर्ड 7,35,000 से ज़ायद अफराद ने वोट डाले। इब्तिदाई 4 दिनों में 3 लाख न्यूयॉर्कर्स ने वोट डाले, जो 1993 के बाद सबसे ज़्यादा टर्नआउट है और 2021 की इब्तिदाई वोटिंग के पहले 4 दिनों के मुकाबले में 5 से ज़्यादा है। न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पहले 5 दिनों की इब्तिदाई वोटिंग में 2,75,000 रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स के अलावा 46,115 रिपब्लिकन्स ने और 42,383 गैर जानिबदार वोटर्स ने वोट डाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी 44% के साथ आगे हैं, कोमो 34% पर और सिल्वा 11% पर हैं। 23 से 27 अक्टूबर तक किए गए एक सर्वे के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 43% वोटर्स की हिमायत हासिल है। एंड्रयू कोमो 33% पर हैं और कर्टिस सिल्वा 14% पर हैं। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने जून में 67 साल तजर्बाकार सियासतदान और साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को
प्राइमरी वोटिंग में शिकस्त दे दी थी। ज़ुरान ममदानी युगंडा में पैदा हुए। उनके वालिद महमूद ममदानी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिनका ताल्लुक भारत से युगंडा आने वाले गुजराती मुस्लिम ख़ानदान से है। ज़ुरान ममदानी की वालदा मीरा नायर भारत में पैदा हुई और फिल्मसाजी के पेशे से वाबस्ता हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं और कई बैनुल-अक़वामी फिल्में बना चुकी हैं, मुतअद्दिद अवार्ड जीत चुकी हैं। ज़ुरान ममदानी की पूरी इंतखाबी मुहिम गैर मामूली और गैर रिवायती रही। 18 अक्टूबर 1991 को युगंडा में पैदा होने वाले ज़ुरान ममदानी 2021 से न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली के रुकन हैं। वो मौजूदा अमरीकी निज़ाम पर शदीद तनकीद करने के साथ साथ सोशलिस्ट पॉलिसियों के हामी के तौर पर सामने आए हैं। अमेरिका में रहते हुए कॉलेज के ज़माने में ही उनकी दिलचस्पी सियासत की तरफ बढ़ने लगी और उन्होंने ख़ास तौर पर नस्ली इंसाफ, मुआशी बराबरी और मुहाजिरीन के मसाइल को अपनी सियासत का मौजू बनाया। कॉलेज में उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन की ब्रांच कायम करने में किरदार अदा किया। 2020 में उन्होंने न्यूयॉर्क असेंबली के हल्का नंबर 36 से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया। ज़ुरान ममदानी की शनाख्त अपना वतन तर्क करके हिजरत करने वाले मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात अमरीकी के तौर पर सामने आती है। वो इस्लामोफोबिया, पुलिस की निगरानी और मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसियों पर खुलकर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम पर नेतन्याहू की तरह का मुजरिम करार देते हैं। वो गज़ा में इसराइली जारियत के खिलाफ बात करते हैं। नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देते हैं। 17 जून को हमारे प्रोग्राम में ज़ुरान ममदानी ने कहा था कि न्यूयॉर्क एक मुस्लिम सोशलिस्ट इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। ये पूरा कैंपेन इट्स फोकस्ड ऑन अफोर्डेबिलिटी, ऑन मेकिंग द सिटी अफोर्डेबल। जब भी मैं लोगों के साथ बात करता हूँ इस कैंपेन के बारे में, दे सी देयर ओन स्ट्रगल्स इन दिस। दे आर रेडी फॉर अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप एंड दे नो दैट मुस्लिम्स आर जस्ट लाइक एवरी अदर न्यूयॉर्कर। जब आप वोटर्स के पास गए हैं तो आपको क्या बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड मिला? जी, बात ये है कि जब भी आप न्यूयॉर्कर्स के साथ बात करो तो देन इट्स अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन। इट्स वन दैट इज अबाउट द इश्यूज in their life. There are candidates that describe me as a monster. They describe me as being at the gates. This is the language of Islamophobia. You've had an elected official इसी शहर में, पर जब भी आप actually New Yorkers के साथ बात करो, then you will hear that they are hungry for a new generation of leadership. आप वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से और जो गजा में हो रहा है उस पर जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो क्या आप अपने जो जूइश वोटर्स हैं उनको नाराज कर रहे हैं? बात ये है कि इस शहर में what I've found in fact as a candidate in second place with Jewish New Yorkers is that there is a wide diversity of opinion on this topic. Our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together. आप ये कह रहे हैं कि जब आप नेतन्याहू के खिलाफ इतनी सख्त लाइन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूयॉर्क में जूस मौजूद हैं वो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी लोग मौजूद हैं जो इस पूरे का पूरा जो कुछ गजा में हुआ या खित्ते में हो रहा है उसके हामी नहीं है, वो अग्री करते हैं आपकी बात से। जी, इंडियन डायस्पोरा है, बट आपने नरेंद्र मोदी पर भी अभी पिछले दिनों तनकीद की जो गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ उस हवाले से, और आपने कहा आपका कोई वेलकम नहीं करेंगे अगर आप मेयर हुए और वो आते हैं, तो वहां कोई नाराजगी का सामना आपको नहीं करना पड़ा? जो भी सवाल होए, my answer will always come from my belief in universal human rights, and my critique of Prime Minister Modi has been the way in which he has sought to divide Indians and often erase the place of Indian Muslims in the country of India. जो आपके ज़ाहिर स्लोगन्स और प्रॉमिसेस हैं, दे लुक गुड फॉर अ कॉमन मैन, मगर क्या वो प्रैक्टिकल और पॉसिबल भी हैं? लाइक विल यू बी एबल टू कन्वर्ट देम फ्रॉम प्रॉमिसेस टू पॉलिसीज टू एक्शंस ऑन द ग्राउंड? जैसे आप बात करते हैं कि न्यूयॉर्क में क्राइसिस ऑफ अफोर्डेबिलिटी है, न्यूयॉर्क ज़ाहिर दुनिया के एक्सपेंसिव शहरों में से एक है, मोस्ट एक्सपेंसिव शहरों में से एक है, तो आप उसको कैसे अफोर्डेबल बना पाएंगे? किस तरीके से जब आप रेंट की बात करते हैं, दीगर चीज़ों की बात करते हैं, कैसे कर पाएंगे? These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible, and I believe that an idea is only as good as its implementation. इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि we will freeze the rent, that we will make buses fast and free, that we will deliver universal child care, because if we do not, we will start to lose this city. And so the focus that I have had over the course of this race is on not just answering the why, not just answering the who, but also the how we will do this. And I've had many meetings with former deputy mayors and commissioners from previous mayoral administrations on building out that plan to do exactly that as soon as I become the next mayor. इस वक्त न्यूयॉर्क में इलेक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है? न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस से हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी आयजा इरफान, जबकि ब्रुकलिन के इलाके से हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम एम मियाँ। आयजा इरफान, पहले आप बताइएगा क्या सूरत हाल है?
मैं इस वक्त क्वींस में एक पोलिंग साइट के बाहर मौजूद हूँ। आज इलेक्शन का आखिरी दिन है, आज वोटिंग का आखिरी दिन है और सुबह जैसे वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो है अर्ली वोटिंग के लिए सुबह सुबह आ चुकी है। अर्ली इन द मॉर्निंग आपको पता है यहाँ पे लोग जाग जाते हैं और अपने कामों पे निकलते हैं, तो सुबह सुबह बहुत से लोग आके वोट कर चुके हैं। इस वक्त थोड़ा सा सिलसिला स्लो डाउन है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ सरकारी इमारतों और स्कूलों को वोटिंग प्लेसेस में पोलिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं भी इस वक्त एक स्कूल के बाहर खड़ी हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ बाहर मौजूद हैं। वोटर्स आ रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, बड़े खामोशी से वोट डाल के बाहर निकलते हैं। इस इलेक्शन में वोटर्स का टर्न आउट बहुत अमेजिंग रहा है, स्पेशली यंग वोटर्स का। हमने इस इलेक्शन से मुतालिक प्राइमरी इलेक्शन में भी देखा कि यंग वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकले और अब तक जो अर्ली वोटिंग जो पिछले एक हफ्ते से जारी थी उसके अंदर 7,35,000 से ज़्यादा वोट डाले जा चुके हैं, जो कि इन इटसेल्फ एक रिकॉर्ड मेकिंग चीज़ है। जहाँ तक बात है कि जो इस तीनों लोग जो मेयर के इलेक्शन के लिए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, उसमें साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो हैं, ज़ोहरान ममदानी हैं जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और इसके अलावा कर्टिस लीवा हैं जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। ज़ोहरान ममदानी बड़ी ज़्यादा लीड में थे अब से एक हफ्ता पहले तक, लेकिन ये लीड नैरो होती हुई हमने देखी अर्ली वोटिंग के दौरान, जिसमें ये फ़र्क 7-8% तक रह गया। लेकिन आज सुबह की पोल्स के मुताबिक ये दोबारा डबल डिजिट में यानी 10% से ऊपर चला गया है। लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद है यंग वोटर्स की जिनका बाहर निकलना बाकी है, जिनका वोट देना बाकी है और उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि चूँकि ज़ोहरान ममदानी को यंग वोटर्स की बहुत सपोर्ट हासिल है तो शायद वो इस इलेक्शन को बड़ी आसानी से जीत लें। इलेक्शन में वोटिंग का ये सिलसिला रात 9 बजे तक जारी रहेगा। 9 बजे के बाद आज लेट नाइट तक इस इलेक्शन के रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे और अगर ज़ोहरान ममदानी ये इलेक्शन जीतते हैं तो ये एक तारीख साज लम्हा होगा पूरे अमेरिका के लिए कि जहां एक पहली दफ़ा एक साउथ एशियन, एक मुसलमान जो है वो इस शहर का मेयर बनेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम मियाँ ब्रुकलिन के इलाके से। अजीम मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। अजीम साहब आप बताइएगा क्योंकि जो इब्तिदाई वोटिंग थी उसमें तो टर्न आउट पिछले सालों से कई गुना ज़्यादा रहा पिछली दफ़ा से, और अब जबकि आज वोटिंग का दिन है तो क्या ज़्यादा टर्न आउट नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ इलेक्शन में जो है वो छुट्टी नहीं होती है, लिहाजा लोग जो है शाम को आकर फिर वोट डालेंगे क्योंकि 9 बजे तक जो है वो वोट का मतलब वोट जारी रहेंगे। जो मुकामी वक्त है वो रात के 9 बजे तक, और सर्दियों का टाइम में सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है और दफातर में भी जो है लोग निकल आते हैं, तो शाम को ज़्यादा वोटिंग का जो है रश होने का इम्कान है। और इस वक्त भी जो वोटिंग का रश है उसमें चूँकि ये जो इलेक्शन के मतलब के जो हेड हैं वो बाकायदा अपने कवायद व ज़वाबित को जो है बाकायदा उस पर अमल कराने में सख्ती से काम ले रहे हैं, लिहाजा इलेक्शन का टर्न आउट वगैरह जो है वो दिखाना वो हमारी हुदूद से बाहर है इस वक्त। लेकिन अच्छा खासा टर्न आउट है। यूथ जो है वो आगे बढ़कर ममदानी के लिए काम कर रही है और ममदानी ने खुद दावा किया है कि 1,09,000 उसके वॉलंटियर वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं और रजाकाराना तौर से उसके लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ा तारीख साज इलेक्शन यूँ है कि पहली दफ़ा एक एशियाई उम्मीदवार जो है वो बाकायदा इस कैंपेन को लीड कर रहा है, जबकि न्यूयॉर्क के 2 मरतबा गवर्नर जो रह चुके हैं कोमो और जिनका ख़ानदान जो है उनके वालिद भी गवर्नर रहे और वो खुद भी जो है यहाँ पर गवर्नर होने के अलावा पहले सदर ट्रंप के मुखालिफ थे। आज सदर ट्रंप के एंडोर्स याफ्ता हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो कोमो हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी के सिल्वा जो हैं उनको उन्होंने एंडोर्स नहीं किया बल्कि उसको एंडोर्स किया है जो पहले डेमोक्रेट था और अब जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर से ममदानी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। इस सब का मकसद जो है वो ये है कि ममदानी का किसी तरह से रास्ता जो है वो रोका जाए। इस शहर में तकरीबन 120 अरबपति लोग रहते हैं, उनकी मेजॉरिटी भी इस वक्त अपने पैसे और अपने असर व रसूख को कौमों के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब देखना यह है कि सोशल डेमोक्रेट या जिसको आप मतलब है कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट कहते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से वो जीतते हैं या उसके बजाय पैसा जीतता है। तो ये फैसला आज होना है क्योंकि इसका जो ममदानी का जो मैनिफेस्टो है वो गरीब और मतलब मुतवस्सित तबके के लिए है और वही इसको आगे बढ़कर
कामयाब कर रहा है, तो ये तारीख साज इलेक्शन इसलिए भी होगा कि देखना ये है कि अगर जो ममदानी मेयर मुंतखब हो जाते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट यानी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और फेडरल जो फंडिंग होती है न्यूयॉर्क के लिए कई $100 बिलियन की, वो उसको दी जाएगी या सदर ट्रंप ने जैसा कि कहा है कि वो उसका फंडिंग जो है उसकी रोक देंगे, क्या वो फंडिंग रोकेंगे? क्या अमेरिका की पॉलिटिकल मशीन जो है वो ममदानी को बतौर मेयर न्यूयॉर्क, जो कि सदर अमेरिका के बाद एक सबसे बड़ी अहम पोस्ट होती है, जिसकी पुलिस फोर्स जो है वो बहुत बड़ी है और जिसका हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आगे है और कई लाख मतलब जिसमें मुलाजमतें हैं, उन सब का इतना बड़ा अहम और इतना आलमी शहर जो है उसका जो मेयरशिप है, क्या वो मेयरशिप जो है ममदानी अगर जीत गए तो क्या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।